हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है शुभम कुशवाहा और यहाँ पर हम बात करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न की। लगभग 50 प्रश्न हैं और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक संयुक्त होकर एक नया नाभिक बनाते हैं तथा ऊर्जा विमोचित होती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब नाभिक मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण करता है। क्या ये नाभिक संलयन अपक्रिया होती है या विखंडन अपक्रिया होती है या श्रृंखलन अपक्रिया होती है? तो ये नाभिक संलयन अपक्रिया होती है, जो कि हमारे सूर्य में भी होती है और आप देखते हैं कितनी ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अगला है, गामा किरणें प्रयुक्त की जाती हैं। तो गामा किरणों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है, बिल्कुल सही है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है, कीटाणुओं का नाश करने के लिए भी किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से आइंस्टीन की खोज है। तो आइंस्टीन की खोज कौन सी है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो आइंस्टीन ने किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी और आपेक्षिकता का सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी सही। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सभी को पता होगा कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई पड़ता है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है, एक नया क्वेश्चन पूछते हैं, अंतरिक्ष मतलब अगर कोई वायुमंडल से ऊपर चला जाए या अंतरिक्ष यात्रियों को सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे जिसपे मैंने बोला था कि सूर्य कोई भी एक आग का गोला नहीं है, मतलब कि सूर्य पर बिल्कुल भी आग नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत से लोगों के अंदर डाउट है कि सूर्य एक आग का गोला है, इस पर आग है, लेकिन ये सच नहीं है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब ऑक्सीजन नहीं है सूर्य पे तो आग कैसे हो सकती है, उसको अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो आप लोगों को पता होगी सूर्य एक तारा है ना, सूर्य एक तारा है। तो भाई वो सूर्य ही हमारी पृथ्वी सबसे करीब है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि सूर्य के करीब दूसरा सबसे करीब तारा कौन सा है, तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न, उल्का है। तो भाई उल्का क्या होता है कि जब बाहर मतलब जो हमारे जी ग्रह है ना, उसकी कक्षा में बाहर से कोई धूमकेतु नहीं सॉरी कोई मतलब पिंड आ जाते हैं। पिंड मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं। ये सारे जो हमारी पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, तो उससे ही हम उल्का कहते हैं। और वो चक्कर लगाते रहते कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं और पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। तो जो वो गिरते हैं जमीन पर आ जाते हैं उन्हें हम उल्का पिंड बोलते हैं, और जो चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें हम उल्का कहते हैं। तो इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। अगला है, सूर्य के चारों ओर 88 दिन का चक्कर लगाता है। तो ये पूछ रहा है कौन है जो 88 दिन का चक्कर लगाता है ना। मतलब ये है कि सूर्य, अगर हम बात करें कि ये सूर्य हो गया, ठीक है, और इसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं इस तरह से, तो कौन सा ग्रह है जिसका एक चक्कर पूरा होने में 88 दिन का समय लगता है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। अगला है, सूर्य के सबसे समीप तारा। तो भाई अभी मैंने ऊपर बताया था कि प्रोक्सिमा सेंचुरी, या यहाँ पर इन्होंने लिखा है प्रोक्सिमा सेंटाराइस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, शुक्र ग्रह का एक विशेष लक्षण है। तो भाई बता दें कि शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करते हैं। बाकी सारे जितने भी ग्रह हैं वो सारे सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर करते हैं। मतलब बाकी सारे ग्रह अगर इस तरह से चक्कर लगाते हैं तो ये दो ग्रह इस तरह से चक्कर लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके,
अगला प्रश्न है, जब अंतरिक्ष यान उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में उतरता है तो उसकी चाल चाल कैसी हो जाती है उसकी? तो इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर रहा है, किसकी अधिक होती है? तो भाई इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा Hg मतलब पारा, लेकिन अब श्यानता क्या होती है ये भी तो समझना चाहिए। देखो किसी भी पदार्थ के अणु एक दूसरे के ऊपर जो आकर्षण बल लगाते हैं उसे ही हम श्यानता कहते हैं। जैसे कि हम बात करें हवा की, तो हवा के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत कम बल लगाते हैं। अगर फूंक मार दोगे ना तो हवा का थोड़ा सा भाग आगे चला जाएगा, है ना। वैसे ही पानी पे अगर आप लात मार दोगे ना तो थोड़ा सा भाग आगे चला जाएगा, है ना। जितने भी आप मारेंगे उछल चला नहीं, तो पारे पे आप लात मारेंगे ना तो पारे का एक गोल गोल सा गुच्छा ऐसा बन जाएगा। बहुत से अणु एक में चिपके ऐसे रहते हैं तो बहुत सारा भाग जाएगा। अगर आप थोड़े या फिर पहली बात तो वो जाएगा नहीं, अगर आप और पावर से मारेंगे तो कुछ ज़्यादा भाग जाएगा जितने पे आपका पैर टकराया होगा। बात समझ में आई? तो एक दूसरे के ऊपर जो आकर्षण बल होता है उसे हम श्यानता कहते हैं। अगला है, समान पदार्थ की बनी निम्नलिखित गर्म वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सबसे बाद में ठंडी होगी? तो भाई बहुत आसान सवाल है। मेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा तेज है क्या? पूरा घर हिल रहा है। चलिए थोड़ा स्लो बोलने का प्रयास करेंगे। कह रहा है ठोस गोला होगा क्या, ठोस घन होगा? ठोस मतलब ये कह रहा है कि एक ही पदार्थ की हमने, जैसे मान लिया लोहा है, लोहे का हमने एक गोला बना लिया, एक ऐसे चौकोर बना दिया मतलब घन के आकार का, एक बेलन बना लिया और एक छड़ बना ली। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इसमें से सबसे बाद में कौन ठंडा होगा? तो भाई जिसका पेस्टी क्षेत्रफल सबसे कम होगा वो सबसे बाद में ठंडा होगा। अगर हम बात करें गोले की, तो गोला जो होता है आप देखेंगे तो उसका पेस्टी क्षेत्रफल सबसे कम होगा, क्योंकि बाहर से जो वायु उससे टकराएगी वही तो इसे ठंडा करेगी, है ना। और इन सब का पेस्टी क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। वैसे भी अगर आप थोड़ा कॉमन दिमाग लगाएंगे, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, इन सबको आप आग में डाल के पानी निकाल के बाहर रखते हैं तो सबसे ज़्यादा देर तक जो गोला होगा वही गर्म रहेगा। जल में लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि हम जल को गर्म करें तो लकड़ी का टुकड़ा आकार में बढ़ जाएगा, ये तो कहीं से नहीं होगा। थोड़ा नीचे हो जाएगा, ये हो सकता है ना, बिल्कुल। उसके बाद में एक ही स्तर पर तैरता रहेगा, ये भी नहीं। थोड़ा सिकुड़ेगा, नहीं भैया, थोड़ा नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा, एक पानी का बुलबुला चमकता है, किसके कारण चमकता है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? तो इसका ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा सही, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के तापक्रम में किस बिंदु पर समान होता है। मतलब ये कह रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कौन सा टेम्परेचर दोनों मतलब बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेंटीग्रेड वाला और फ़ारेनहाइट वाला दोनों बराबर होते हैं, मतलब जो वैल्यू सेंटीग्रेड में लिखेंगे वही फ़ारेनहाइट में लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाती है? मतलब ये कह रहा है कि मनुष्य के आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रेटिना पर बनता है। रेटिना वही गोला जो होता है, इसके पीछे यहाँ पर जो भाग होता है यहीं पर तो प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे बहुत सारी वो होती हैं सेल्स जो वहाँ से उस पता कर देती है कहाँ पे बन रहा है। वैसा ही एक नर्व ले आकर दिमाग को दे देती हैं कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है और दिमाग में बता देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल वर्ण कहलाता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल वर्ण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अगला है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, ये तो सभी को पता होगा, है ना। इसमें तांबा और टिन होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। अगला है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है। तो भाई अर्धचालक की बात करें तो अर्धचालक हमारा जर्मेनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, बाकी तो नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है डोमेस्टिक लाइन तथा पावर लाइन जुड़े होते हैं, तो ये समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा बी। ये चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपको ज़्यादा डीप में नहीं बता पा रहे हैं। एक पानी का जहाज 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 सेकंड पश्चात इसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण कितना होगा। तो इसका त्वरण जो होगा 5/18 तो उसे तो कट गया 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही हमारा, 5/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट। इसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अगर अधिकतम दूरी पूछे तो क्या होगा आंसर, कमेंट करके बता दो अगर तुम लोगों को पता हो। यदि लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर क्या असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। प्रतिबिंब मापने में आधा होगा, ये भी नहीं है। प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, ये भी नहीं है। प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, यही तो सही है। प्रतिबिंब की सिर्फ चमक कम हो जाएगी। अगर लेंस को आधा कर दो तुम सोचोगी प्रतिबिंब आधा बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है पहाड़ पर रखे गए पत्थर में संचित ऊर्जा होती है, तो पहाड़ पर रखे गए पर्वत में स्थितिज ऊर्जा होती है, इसमें कुछ खास है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। भैया जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है, तो ठंडा करने पर घट जाएगी, सिंपल लॉजिक है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितार का तार खींचने से तार में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, अनुपथ, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही इसका। अगला है जब वाष्प द्रव में बदलता है तो क्या होता है। यह ऊष्मा शोषण करता है, यह ऊष्मा उत्सर्जन करता है। यह देखो वाष्प जो होती है वो गर्म होती है ना, मतलब गैस की तरह होती है। जब द्रव में कन्वर्ट होगी तो लगभग वो ठंडी होगी ना, ठंडी होने पर उसमें से ऊर्जा निकलेगी, तो इसमें इतना बड़ा लॉजिक थोड़ी ना है, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। अगला है किस ताप पर पानी का घनत्व तो उच्चतम होता है। तो ये क्वेश्चन एक बहुत जना पूछते हैं कि अगर पानी को इतने से इतने पे करते हैं तो किस तरह का उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या ऐसा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। तो भैया 4 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखो कि घनत्व उच्चतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला है प्राथमिक वर्ण या रंग के नाम लें। अगर नाम बताओ प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं। लाल, नीला और हरा, ये हमारे प्राथमिक कलर हो जाएंगे। कौन कौन से, लाल, नीला और हरा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्यों कम समय में हो जाता है। क्योंकि जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही। ठीक है। अगला है यदि वस्तु का ताप धीरे धीरे कम किया जाए तो उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता धारिता क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा अपरिवर्तित रहती है। अगला है 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और उसके मध्य में एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो ये पूछा है कितने प्रतिबिंब बनेंगे 90 डिग्री के लिए।
90 डिग्री के दो शीशे के बीच में अगर हम एक मोमबत्ती रख देते हैं तो प्रतिबिंब कितने प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे? 90 डिग्री दो समतल दर्पण। इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर 3। नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसके तार खींचे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई, है ना। इसकी विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है, ये बात तो तुम्हारी सही है। लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है, ये बात भी तुम्हारी गलत है। तो इसका जो हमारा बी व सी, नहीं भाई सॉरी शक्तिमान, इसका ये तीसरा वाला भी सही है, दो दो सही है इसमें, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, जिसमें बी और सी बोला गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नाइक्रोम की तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। चलिए, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक, तो पूछ रहा है कि ऊष्मा का जो सबसे बढ़िया चालक कौन सा होगा? तो भाई ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है हमारा पारा, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। परासभ्य मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की जो भी होंगी वो हमारी परासभ्य में आ जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अपसभ्य होती हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती हैं, ठीक है। किस गैस की में उत्पन्न ध्वनि तरंगें सदैव किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगें सदैव कैसी? अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, अप्रगामी होती हैं, विद्युत चुम्बकीय होती हैं। तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। अगला है सरल आवर्त गति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सरल आवर्त गति तो विस्थापन के समानुपाती होता है, आवर्त काल आयाम पर निर्भर नहीं करता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, त्वरण शून्य होता है जब वेग शून्य होता है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्वरण शून्य होता है जब वेग शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो पिंडों की पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या सुनिश्चित रहता है? दो पिंडों के पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या सुनिश्चित रहता है? तो केवल गतिज ऊर्जा, केवल रेखीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो जो क्वेश्चन कुछ होंगे जो आपको मतलब बहुत इरिटेटिंग लग रहे होंगे, ना तो समझ में आ रहे होंगे, लेकिन भाई जो क्वेश्चन आने हैं वो इसी तरह के आएंगे। अब आप एग्जाम हॉल में बैठ के कंफ्यूज हो जाए, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचाने का कारण है? कौन सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचाने का कारण है? तो ये पूछा है कौन कारण है, तो यह विकिरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। विकिरण जो है वो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा को पहुंचाता है। अगला है, यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो दर्पण होगा। देखो अगर प्रतिबिंब बड़ा दिखाई पड़ता है तो जो दर्पण होगा वो अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई पड़ता है। जो बाइक होती हैं या कार होती हैं, इनके जो साइड मिरर होते हैं इनमें उत्तल दर्पण लगा होता है, जिसमें क्या होता है पीछे की हर चीज छोटी दिखाई पड़ती है। मतलब इसी वजह से छोटे शीशे में बहुत सी चीजें दिखाई पड़ती हैं, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्रफल कवर कर लिया जाता है। समुद्र का पानी आसमानी रंग का दिखाई पड़ने का कारण क्या है? कारण प्रकाश का क्या प्रकीर्णन है, विवर्तन है, या परावर्तन है, या अपवर्तन है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का के पानी हमें नीला दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही।
अगला, यदि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो भाई अगर सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 100/2 करें, है ना। अगर मीटर में पूछ रहा है तो 1/2 करें। मतलब ये होता है कि अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना होता है तो जो डायोप्टर दिया गया होता है उसे हम 100 में भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी तो ये आ रही है -50 सेंटीमीटर, है ना। तो 50 सेंटीमीटर तो ऑप्शन है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे मीटर में आंसर देना है। तो मीटर में आंसर देने के लिए हम 1/-2 कर देंगे, 1/-2 कर देंगे। तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, माइनस लगाया तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला है न्यूनतम संभव तापमान होगा। तो ये पूछा है कि न्यूनतम संभव तापमान क्या होगा, है ना। तो न्यूनतम संभव तापमान होगा, ओके, तो वो होगा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। अगला है बेंत से कोट को पीटने पर धूल के कण गिर जाते हैं। मतलब ये है कि कोई कोट है, कोट मतलब भाई जो पहना जाता है उसी की बात हो रही है, उसे किसी डंडे से पीटो तो धूल निकलती है। ये पूछ रहा है इसका कारण क्या है। तो ये तो बहुत छोटे पे भी आपने पढ़ा होगा कि जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर इसका हमारा बी हो जाएगा सही, ठीक है, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है मानव के कान ध्वनि के डेसिबल को सुरक्षित रूप से सहन कर सकते हैं। मतलब ये कितने डेसिबल तक के को आसानी से सहन कर सकते हैं। तो 120 डेसिबल तक के ध्वनि को हमारे कान काफ़ी आसानी से सहन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला है बाल पेन किस सिद्धांत तक कार्य करता है। तो भाई बाल पेन जो होता है, मतलब पेन की बात कर रहे हैं, बाल पेन या पेन केशकत्व के सिद्धांत पर। केशकत्व का एक गुण होता है, जैसे ऑप्शन नंबर इसका सही पहले बता रहे, जैसे अगर एक धागा है ना, ये एक वैसी सूती कपड़ा है, उसका एक कोने को अगर तुम किसी पानी के डब्बे में डाल दो तो पानी धीमे धीमे उसके ऊपर चढ़ने लगता है, इसी गुण को केशकत्व कहते हैं, ठीक है। वैसे ही पेन की जो नुक होती है नीचे वाली, वो स्याही पे टच होती रहती है, और जब स्याही वो नीचे का जो वो पॉइंट घूमता है ना, तो वो जो उस पॉइंट के ऊपर जो ऊपर से स्याही लगती आती है वो नीचे कागज पर लग जाती है, ऊपर फिर से स्याही लग जाती है, कुछ इस तरह का है, आराम समझ सकते हो। स्नेहक के उपयुक्त उपयोग से नहीं हटाया जा सकता है। स्नेहक की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या नहीं हटाया जा सकता है? जड़त्व को नहीं घटाया। स्पर्शी घर्षण को स्थैतिक घर्षण दोनों घट सकते हैं, लेकिन जड़त्व नहीं घट सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला है बल की भौतिक अनिर्भरता का परिणाम है। बल की भौतिक अनिर्भरता का परिणाम है, क्या है? गति का प्रथम नियम। तो इसका ऑप्शन तो पहला ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। रीजन क्या हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन ले लिए थे जो तुम लोगों के बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आए होंगे। लेकिन रीजन क्या है कि अगर जो आप एग्जाम की बात कर रहे हैं सुपर टेट, उसका जूनियर और प्राइमरी, मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जूनियर के क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े ज़्यादा, लेकिन प्राइमरी वाले अगर इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए भी। तो उसमें यही लेवल रहेगी। अब पसंद आए हो ना आए हो ये आप पर डिपेंड करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।